तो रामायण की कहानी एक ऐसी कहानी है जो चाहे पास्ट में हो या फ्यूचर में, सभी को कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती है। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं द स्टोरी ऑफ रामायण 3392 एडी को, जहां पर पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि कैसे राम जी ने जनस्थान को बचाने के लिए एक सरेंडर किया, फिर उन्हें एग्जाइल मिला और बाद में वो मिथिला में जाकर सीता जी से भी मिलते हैं। मगर असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। तो यहाँ पर ये क्लियर कर दें कि दिस इज गोइंग टू बी द रामायण 3392 एडी स्टोरी पार्ट 2। तो अगर तुम लोगों ने पार्ट 1 अब तक नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर पहले वो वीडियो देख सकते हो। एंड फॉर द अदर्स, विदाउट फर्दर अडू गाइस, लेट्स जस्ट डाइव इन। लास्ट पार्ट में हमने ये बताया था कि मिथिला में कई सारे डीमंस ने अटैक कर दिया था और वहाँ पे राम जी ने और लक्ष्मण जी ने फाइट भी की थी, जहाँ पे उन्होंने 3 बड़े असुरों को मार गिराया था। और इन 3 असुर वॉरियर की मौत रावण के लिए सिर्फ मिलिट्री लॉस नहीं थी, क्योंकि वो उसके अपने बच्चे जैसे थे। जैसे ही उसको उनकी मौत की खबर मिलती है, वो मिथिला पर एक और अटैक करवा देता है। असुर आर्मीज शहर के गेट तोड़ देती हैं और पूरा मिथिला आग में जलने लग जाता है। राजा जनक ये जानते थे कि वो रावण को हरा नहीं सकते, मगर वो ये भी जानते थे कि अगर राम, लक्ष्मण और सीता जी बच गईं, तो फ्यूचर में कोई उम्मीद बाकी रह सकती है। और इसीलिए जनक और उसके वॉरियर्स मिथिला में रुककर स्टैंड लेते हैं, जबकि राम, लक्ष्मण, सीता और विश्वामित्र को एक सीक्रेट पैसेज के जरिए शहर से निकलना पड़ता है। और यहाँ पे राम जी ये करने के लिए रिलेक्टेंट हैं, मगर फिर भी उन्हें ये करना पड़ रहा है। रावण पूरे मिथिला को बर्बाद कर देता है, लेकिन उसकी असली तलाश तो अभी शुरू हुई थी, क्योंकि यहाँ पे ये रिवील होता है कि उसका टारगेट सिर्फ मिथिला नहीं था, बल्कि रावण का असली टारगेट तो सीता है। फिर वहाँ मिथिला से बाहर निकलने के बाद राम, लक्ष्मण, सीता और विश्वामित्र आर्यवर्त के घने गहरे जंगलों में भटकने लगते हैं। और यहाँ पर लक्ष्मण को लगता है कि ये जो भी चीजें हो रही हैं वो बस अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हैं, मगर विश्वामित्र यहाँ पर बार बार एक ही चीज रिपीट करते जाते हैं कि ये चीज पहले भी हो चुकी है, क्योंकि विश्वामित्र के मुताबिक हिस्ट्री लीनियर वे में नहीं चलती, बल्कि दिस इज अबाउट अ लाइफ साइकिल। हर बार सिविलाइजेशंस आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन धर्म और अधर्म का युद्ध किसी भी घड़ी पर खत्म नहीं। यहाँ पर राम जी को लगता है कि वो बस एक एग्जाइल्ड प्रिंस है, मगर विश्वामित्र कहीं न कहीं अच्छे से जानते हैं कि राम जी की असली डेस्टिनी कुछ और ही है। और इस सफर के दौरान राम जी को दिखाया जाता है कि वो अपने फेलियर्स के लिए काफी ज्यादा परेशान है, मगर धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि जो जनस्थान में उन्होंने किया था वो सरेंडर ताकि लोगों की जानें बच सकें, तो वहाँ पर उन्होंने कोई हार नहीं मानी थी, वो बस एक नेचुरल सैक्रिफाइस था। जैसे जैसे ये जर्नी आगे बढ़ती है, सीता जी की और भी बातें सामने आने लगती हैं। जैसे जंगल के जानवर उन्हें देख के शांत हो जाते हैं और प्रकृति उनकी प्रेजेंस को रिस्पॉन्ड करते हुए नजर आती है। वहाँ पे लक्ष्मण को ये समझ आ जाता है कि सीता जी कोई ऑर्डिनरी प्रिंसेस नहीं है, उनका कनेक्शन आर्यवर्त की पूरी लाइफ फोर्स से है। विश्वामित्र भी उन्हें मिथिला की सिर्फ राजकुमारी नहीं मानते, उनके लिए सीता जी फ्यूचर की एक इम्पोर्टेंट की है, और इसीलिए उन्होंने राम जी को सीता जी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था। और शायद इसी वजह से कहीं न कहीं रावण भी उनके पीछे पड़ा है। अगर सीता जी के पास वाकई कोई शक्ति है तो उन्हें कंट्रोल कर पाना पूरे आर्यवर्त को कंट्रोल करने जैसा होगा। फिर दूसरी तरफ अर्मगढ़ में भरत को ऑलरेडी किंग बना दिया गया है, बट हमने पार्ट 1 में भी ये बताया था कि भरत यहाँ पर डिक्लेयर कर देता है कि यहाँ के असली किंग उनके बड़े भाई यानी कि श्री राम ही रहेंगे। मगर अब उनके कंधों पर पूरे किंगडम की जिम्मेदारी तो आ ही चुकी, जनस्थान गिर चुका है, मिथिला भी बर्बाद हो चुकी है और बहुत सारे बॉर्डर रीजन्स पर असुरों के अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर भरत को भी समझ आने लगता है कि अर्मगढ़ को बचाना कोई आसान काम नहीं होने वाला, मगर फिर भी वो सारे समाज के सामने एक प्रॉमिस करते हैं कि जब तक राम जी वापस नहीं आ जाते और अपनी राजगद्दी पर बैठ नहीं जाते तो वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने को तैयार है, और वो हर वो कोशिश करेंगे जिससे आर्यवर्त और ये पूरी जगह सुरक्षित रह सके। और इस पूरे एरिया में जो सबसे डेंजरस कॉन्टिनेंट है उसका नाम है नर्क। आर्यवर्त के लोग नर्क का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। न्यूक्लियर अपोकलिप्स के बाद नर्क असुरों का एक कॉन्टिनेंट बन गया था और उस कॉन्टिनेंट के सेंटर में एग्जिस्ट करती है लंका, यानी कि रावण का पूरा साम्राज्य। और मिथिला पे हुआ हमला एक तरह की वार्निंग थी। रावण अब सिर्फ अपने बॉर्डर रेट से संतुष्ट नहीं था और उसकी नजर पूरे आर्यवर्त पर पड़ चुकी थी। हर तरफ असुरों की एक्टिविटी बढ़ती जा रही थी, छोटे सेटलमेंट्स गायब हो रहे थे
और ट्रेड रूट्स अनसेफ होते जा रहे थे। और यहाँ सबसे डेंजरस बात ये थी कि रावण जल्दबाजी नहीं करता, वो पेशेंटली वेट करता है। उसे ये पता है आर्यवर्त अंदर से ऑलरेडी कमजोर हो चुका है और जब वक्त सही होगा तो फाइनल स्ट्राइक कर देगा। और अपनी इस जर्नी के दौरान जंगल में राम, लक्ष्मण, सीता और विश्वामित्र आर्यवर्त के एक ऐसे रीजन में पहुंच जाते हैं जहां उनकी मुलाकात एक अलग स्पीशीज से होती है और इन स्पीशीज को कहा जाता है वानर। और ये वानर कोई ऑर्डिनरी क्रिएचर्स बिल्कुल नहीं, बल्कि असल में महाविनाश के बाद ये स्पीशीज इवॉल्व हो चुकी है और ये सभी लोग जंगलों या पहाड़ी इलाकों में ही पाए जाते हैं। और यहाँ पर शुरुआत में वानर ह्यूमंस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते क्योंकि शायद दोनों रेसेस के बीच में कुछ पुरानी टेंशन्स मौजूद हैं। और यहाँ पर ये चीज भी एस्टैब्लिश हो जाती है कि जो भी इंसानों और असुरों के बीच में युद्ध चल रहा है, जो भी सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं, ये वानर उन चीजों से, उन कॉन्सिक्वेंसेस से दूर ही रहना चाहते हैं। मगर ये चीज तब बदल जाती है जब राम जी मिलते हैं हनुमान से। यहाँ पर हनुमान जी तुरंत ही महसूस कर लेते हैं कि राम जी कोई नॉर्मल इंसान शायद नहीं है। और यहाँ पे विश्वामित्र भी वानरों को ये समझाते हैं कि आर्यवर्त पर मंडराता हुआ असुरों का खतरा सिर्फ इंसानों के लिए ही खतरनाक नहीं है, बल्कि वहां पर पूरी दुनिया ही कटघरे में है। और वहीं हनुमान जी राम जी के अंदर कुछ क्वालिटीज भी नोटिस कर लेते हैं, वो सारी क्वालिटीज जो एक सच्चे लीडर में होनी चाहिए, दया, बलिदान और धर्म के प्रति समर्पण। और इसी एक इंटरेस्टिंग मुलाकात के साथ राम जी को उनके पहले एलाइज भी मिल जाते हैं और यहीं से वानर सेना भी आर्यवर्त पे मंडराते खतरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और ये अलायंस इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चलकर ये रावण और उसकी पूरी असुर आर्मी के खिलाफ होने वाली जंग में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बनने वाले हैं। यहाँ बाहर की दुनिया में राम जी का सबसे बड़ा एनिमी रावण ही था, लेकिन अंदर से उनका सबसे बड़ा एनिमी वो खुद थे। उन्हें लगता था कि जनस्थान की बर्बादी उनकी वजह से हुई। अपने पिताजी की मौत के वक्त वो उनके पास नहीं थे और फिर मिथिला भी उनकी आंखों के सामने जल गई और वो कुछ नहीं कर पाए। पर यहाँ पे विश्वामित्र उन्हें समझाते हैं कि लीडरशिप सिर्फ बैटल्स जीतने का नाम नहीं है, कभी कभी लोगों को बचाने के लिए अपनी रेपुटेशन भी सैक्रिफाइस करनी पड़ जाती है। और जैसे जैसे ये जर्नी आगे बढ़ रही थी तो राम जी ये धीरे धीरे समझने लगे कि लीडरशिप सिर्फ तलवार चलाना नहीं होता, कभी कभी सबसे मुश्किल फैसला लड़ना नहीं बल्कि लोगों को बचाना होता है। और शायद इसी वजह से डेस्टिनी ने उन्हें ही चुना था, क्योंकि रावण जैसे शासक दुनिया को डर के जरिए जीतना चाहते थे, लेकिन राम जी जैसे लीडर्स दुनिया को सैक्रिफाइस और करुणा के जरिए बचाते हैं। मगर इस सच को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने से पहले राम जी के अंदर चल रही इस जंग को रोकना ही होगा, क्योंकि जब तक वो खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक वो उस हीरो में नहीं बदल सकते जिसका इंतजार पूरा आर्यवर्त कर रहा है। और आर्यवर्त पर एक बड़ा तूफान आने ही वाला था क्योंकि रावण ऑलरेडी अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा है। वहीं भरत अपने किंगडम को संभाल रहे हैं और गुरु विश्वामित्र कहीं ना कहीं डेस्टिनी के राज खोलते जा रहे हैं। और बात कर ले यहाँ पर सीता जी की, तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी असली इंपॉर्टेंस को समझने लगी और यहाँ पर सारी कहानियां, सारी चीजें एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही थी। द अल्टीमेट बैटल बिटवीन राम एंड रावण। एक तरफ नर्क का एम्परर और दूसरी तरफ एग्जाइल में भटकते हुए एक प्रिंस। इन दोनों की जर्नीज भले ही अलग अलग जगह से शुरू हुई हो, बट ये लीड एक ही पॉइंट पर करने वाली थी। और जब इवेंचुअली ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे तब वहां पर सिर्फ एक बैटल नहीं होगा बल्कि पूरे आर्यवर्त का असली फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। तो यही था रामायण 3392 AD का पार्ट 2। और अगले पार्ट में आप सब भी जानते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, जहाँ पे इवेंचुअली राम और रावण का सामना होने वाला है। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, कीप रॉकिंग।